सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वज़ीर-ए-आज़म सिलेक्टेड वोट चोर समेत तमाम कराए के तर्जुमान भागने वाले, क्योंकि इस सतह के ऊपर मुकाबला शुरू हो चुका है। पिछले 2 दिन से पीडीएम की क़यादत बैठ के इस्तीफ़ों के बारे में सोचो विचार कर रही है और इस्तीफ़ों के हवाले से सबसे ज़्यादा जल्दी नवाज शरीफ साहब को, बेगम सफदर साहिबा को और मौलवी फजल रहमान साहब को है। जो फरमाते थे 8 तारीख को आर और पार होगा, ना आर हुआ है ना पार हुआ है, बीच मंझधार हो गया। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाअल्लाह। और अब ये जनवरी में चले गए हैं, बिलाखिर हालात ऐसे होंगे 13, 14, 15, 16 आप देखेंगे इमरान खान के लिए खुशखबरियां होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, मुख्तसरन खिताब किया वज़ीर आज़म इमरान खान ने, कोरोना की सिचुएशन पर आवाम को एतमाद में लिया। जो गुफ्तगू उन्होंने की वो ये की कि जो पीडीएम के जलसे हैं उससे कोरोना फैल रहा है। उन्होंने दोबारा इस बात पर जोर दिया कि अगर एहतियात नहीं की तो अस्पतालों पर दबाव ज़रूर पड़ेगा, लेकिन हुकूमत पर कोई दबाव नहीं। ना ही हम खौफजदा हैं, ना ही हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ता है, लेकिन जानों को लोगों की फ़र्क ज़रूर पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मरियम नवाज़ की, तो वो माहौल गरमा रही हैं और जो 13 दिसंबर का जलसा है उससे पहले जो लाहौर में उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं। आज उन्होंने 10 मकामात सेलेक्ट किए लाहौर शहर के, जहाँ पर वो रैली की सूरत में जा रही हैं और ख़िताबात कर रही हैं। जब वो जाती उम्रा से निकली तब भी उन्होंने ख़िताब किया और उसके बाद अब जो ख़िताब का उनका सिलसिला है वो ज़ाहिर मुख्तलिफ़ मकामात पर जारी रहेगा। वो ये कह रही हैं कि वज़ीर आज़म जो हैं वो तो ये कहते थे कि हमारा मुकाबला नून लीग से है, हमारा मुकाबला नवाज शरीफ से है, लेकिन उनका मुकाबला टेंट और कुर्सियाँ लगाने वालों से है, वो तो उनसे खौफजदा हो गए हैं। अब ये जो पूरा सिनेरियो है ये क्या बनने जा रहा है, और अगर वाकई इस्तीफ़े दे देती है अपोजिशन और सेनेट इलेक्शन से पहले इस्तीफ़े दिए जाते हैं, पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत के हवाले से भी इस्तीफ़े, यानी कि जो असम्बली है वहाँ पर भी इस्तीफ़े दे देती है, तो सूरत हाल क्या बनेगी? क्या इतनी बड़ी तादाद में ज़िमनी इलेक्शंस कराए जा सकते हैं या फिर आम इंतखाबात की तरफ हुकूमत को जाना होगा? एक आइनी और कानूनी सूरत हाल के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रा लाहौर शहर की सूरत हाल जानते हैं। मुइन ज़ुबैर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। मुइन, ये 10 मकामात कौन कौन से हैं जहाँ में मरियम नवाज़ खिताब करेंगी और अभी कितने मकामात पर खिताब कर चुकी हैं? क्या प्लान क्या है आज उनका? जी बिल्कुल, मरियम नवाज साहिबा जो रैली की सूरत में लाहौर में इस वक्त मौजूद है और जहाँ तक मुकामात की बात कर लें तो अभी इन्होंने गजुमता शंघाई पुल पर जो है वो खिताब किया है और ये खिताब करने के बाद मरियम नवाज साहिबा इस वक्त अपने अगली मंजिल की तरफ रवाना हो चुकी हैं। अब गाजी रोड नसीराबाद पर इनका इस्तकबाल किया जाएगा, जहाँ से होती हुई मरियम नवाज की ये रैली हमीद लतीफ़ अस्पताल से इचरा की तरफ जैसे ही बढ़ेगी तो इचरा में इनका जो यानी कि दूसरा खिताब वहाँ पर होगा। तो कुल आज इनके 3 खिताब जो है वो शेड्यूल हैं। आखिरी खिताब इनका लोहारी पर होगा और उसके बाद मरियम नवाज साहिबा दाता दरबार पर दुआ करेंगी और ये आज की रैली दाता दरबार दुआ के बाद इख्तिताम पजीर हो जाएगी। अच्छा, जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुइन। आपने हमें बताया डिटेल के पूरी क्या कहाँ ये प्लान है और कहाँ वो खिताब करेंगी। तो वापस आते हैं अपने शो पे, मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ और ज़ाहिर वो सवालात जो मैंने अपने इंट्रो में उठाए ज़रा उन्हीं सवालात पर आज बहस करेंगे। कराची स्टूडियो से मुझे ज्वाइन करें चीफ न्यूज़ ऑफिसर सीनियर सहाफ़ी फैसल अजीज़ खान साहब। फैसल साहब शुक्रिया आपका। मुसरत चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की, बहुत शुक्रिया। और खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी कि आपसे गुफ्तगू आगाज़ करूँ मैं। मुसरत चीमा साहिबा, अब ज़ाहिर जो इस्तीफ़े हैं वो तो देना शुरू कर दिए हैं, नून लीग के भी आए हैं, पीपल्स पार्टी के भी अपने लीडरान के पास जमा होना शुरू हो गए हैं। हुकूमत क्या परेशानी का शिकार हो रही है? क्योंकि जो अखबारात हैं और जो वज़ीर आज़म के खिताबात हैं उससे तो यही अक्स कर रही है अपोजिशन कि अब वज़ीर आज़म उनसे एनआरओ मांग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सुमैया। सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूँ
कि अगर आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह से अपील की है वो इंतहाई खुशाइंद बात है, अच्छी बात है। उन्होंने अपोजिशन से अपील की है इंसानी जिंदगियों की खातिर, अगर एक इंसानी जान बचाने के लिए भी अगर हम अपोजिशन को रिक्वेस्ट करें, मिन्नत करें, समाजत करें, नो हार्म इन इट, इसमें कोई हमारी ईगो इंसानी जिंदगी से बड़ी नहीं है। ये तो रह गई बात, इसको ये समझे हम डर गए हैं, ये जिस तरह से मर्जी इसको इंटरप्रेट करें, जिस तरह से मर्जी इसको वो रिफ्रेज करें, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि किसी भी सरबराह का इनसे रिक्वेस्ट करना, अपील करना बहुत अच्छी बात है, बिकॉज वो तमाम पाकिस्तानियों के प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन अगर इसको ये कहें कि हम ऑपोजिशन के इन रेजिग्नेशन और ये जो जलसे रैलियां उनसे डर गए हैं, तो ये कतई तौर पर गलत बयानी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है सुमैया, एक तरीका होता है रेजिग्नेशन का, रिजाइन करने का, और ये किसी अगर 22 करोड़ आवाम को आज के जमाने में मासूम समझ रहे हैं या बेवकूफ समझ रहे हैं, तो यानी कि अपनी बेवकूफी होगी। मुझे ये बताएं क्या रिजाइन करके, अभी मैं एक अच्छा सा रिजाइन टाइप करके आपको भी शेयर करूं, मीडिया में करूं, सोशल मीडिया में करूं, दैट इज नॉट द राइट फोरम फॉर रेजिग्नेशन। दे मस्ट प्रेजेंट दीज रेजिग्नेशन टू द स्पीकर। देखिए बलूचिस्तान में जमा कराए गए ना, अगर और असम्बलियों में भी जमा करवा दी जाते हैं, कौमी असम्बली में भी आ जाते हैं, फिर क्या करेगी हुकूमत? देखें अपनी असेंबलियों में ये मीडिया स्टंट्स खेल रहे हैं। अब इनके स्पीकर अपने हिसाब से ही उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? मजा तब है ना ये पंजाब असेंबली के अंदर भी जमा कराएं और कराएं ना नेशनल असेंबली में। वी आर नॉट स्टॉपिंग देम, ये इनका राइट है कि अगर ये सीट्स इनकी हैं तो इसके ऊपर रिजाइन कराएं। हमारा इसमें मौकफ ये है कि राइट आफ्टर कोरोना, जब ये कोविड ओवर होएगा, जब हम इस काबिल होंगे, तो इंशाल्लाह हम बाय इलेक्शन पे जाएंगे। अच्छा। और बल्कि बेहतर है, हमारी पोजीशन मुस्तहकम होगी। और अगर इनको लगता है कि इनका वोट बैंक बढ़ा है, ये बड़े पॉपुलर है अपनी इस मूव की वजह से या सिंध की परफॉर्मेंस की वजह से, तो वो भी दूध का दूध और पानी का पानी अगले जनरल इलेक्शन से पहले। चले आप ये कह रही हैं कि ये शायद अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये इतना आसान होगा, लेकिन अगर इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफे आ जाते हैं तो बाई इलेक्शन कराना, तो ये कहते हैं कानूनी माहिरीन कि इतना आसान तो नहीं होगा, जनरल इलेक्शन की तरफ ही जाना होगा। मैं सुमैया ये जो मैं अर्ज कर रही हूँ, ये मैं अपना मौकफ नहीं दे रही हूँ, ये मैं कानून की नजर में दे रही हूँ कि कोरम। चले हम कानूनी माहिर की भी राय ले लेंगे, आपका मौक़िफ़ हमने ले लिया। अपना समझिए आखिरी बात, अगर 186 रहती हैं सीट्स तो फिर कोरम तो पूरा है, कोई आईनी बहरान नहीं आने वाला। इंशाल्लाह बाय इलेक्शंस पे जाएंगे। पॉइंट टेकन, वेलकम करते हैं इनके रेजिग्नेशन को। पॉइंट टेकन। खेलदार साहब आपने भी इस्तीफा दिया, वो इस्तीफा आपने क्या स्पीकर को दिया था या वैसे ही जमा कराया? देखिए सुमैया, बात यह है कि पार्टी ने फैसला किया है, जो पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा जो एमएनए एमपीएस हैं वो अपनी जो रेजिग्नेशन है या जो इस्तीफा है वो अपने पार्टी के लीडरशिप पे तरफ भेज दें। अच्छा। तो 31 दिसंबर वो डेट उन्होंने दी है कि 31 दिसंबर तक ये जो हम मुझ समेत सारे लोग दे रहे हैं, ये खुद ही इज़हार यकजहती के लिए अपने पार्टी के सरबराह के पास भेज रहे हैं। और उसमें 2 कापी है, एक कॉपी जो हम पब्लिक कर रहे हैं जो सोशल मीडिया और मीडिया को जारी की, दूसरी जो स्पीकर के नाम पे जिसपे जनाब आला स्पीकर साहब वो रिज़ाइन हम अपने पार्टी के लीडरशिप को कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को भेज रहे हैं। और वो जब पीडीएम की क़यादत फैसला करेगी वो इस्तीफ़ाएँ सारी चली जाएगी स्पीकर के पास। और एक जो तरीक़ेकार है, नहीं वो तो 8 तारीख का कहा था मरियम साहिबा ने, आर्या पार तो 8 तारीख गुजर गई, आज 10 तारीख है, वो आर्या पार कब होगा? 13 दिसंबर के बाद होगा आर्या पार। देखें आर्या पार तो हो चुका है। हुकूमत जिस तरह ये इमरान खान कल तक जो कह रहा था छोड़ूंगा नहीं, चोर है पकड़ूंगा, जेलों में डालूंगा, ये गद्दार है, तो आज इसको चोरों से भी बात करने की टाइम मिल गया, आज ये गद्दारों से भी मिलने के लिए तैयार है। तो ये आर और ये पार नहीं है, तो क्या जिस शख्स की अना और घमंड और जो तकब्बुर था वो कल जिस तरह टूटा है और जिस तरह वो एनआरओ हमसे मांग रहा है हमारी लीडरशिप से, तो ये क्या आर्या पार नहीं हुआ? चले आप ये कह रहे हैं कि यही आर्या पार हो गया कि वज़ीर आज़म का रवैया तब्दील हो गया, वो अब बात करने को तैयार हो गए। ठीक, मैं सुमैया आपको बताऊं, उसको ये पता लग गया है कि मेरे जाने का वक्त आ गया। आर्या पार ये है अच्छा, वो इमरान खान साहब इस मुल्क की जान छोड़े, इस वज़ीर आज़म। चले पॉइंट टेकन, मैं दोबारा आती हूँ। खिलदा साहब आप ये कह रहे हैं कि अब उनको लग रहा है कि उनके जाने का वक्त करीब आ गया, इसलिए वो इस तरह की बात करें। वैसे साहब मैं आपकी जानिब भी आती हूँ, जरा एक कानूनी राय ले लूँ। आरिफ चौधरी साहब माहिर कानून हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आरिफ साहब, क्या होगी आईनी और कानूनी हैसियत अगर सिंध असम्बली से भी इस्तीफे दिए जाएंगे और उसके बाद ज़ाहिर कौमी असम्बली
असेंबली और दीगर सूबाई असम्बलियाँ, तो फिर क्या इतने बड़े पैमाने पर हुकूमत करवा पाएगी या फिर वाकई कोई आईनी और कानूनी ऐसा कोई बहरान पैदा हो जाएगा आपकी राय में? देखिए, जहाँ तक आईनी सूरत हाल है इसमें कोई अर्थ नहीं है। अगर लोग इस्तीफा दे भी देते हैं तो हुकूमत तो चलती रहेगी। मामला ये है कि इसको आईनी से ज्यादा अदरवाइज सियासी तौर पर देखने की जरूरत है कि चूंकि ये जो बहरानी कैफियत पैदा होगी ये बहुत मुश्किल हो जाएगी हुकूमत के लिए भी, इसलिए कि इतने बड़े पैमाने पर इंतखाबात करवाना ये बिल्कुल जनरल इंतखाबात की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। आम इंतखाबात पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि ये माने जा रहे हैं। पहली तो बात है कि शायद ऐसा उठा ना सके, लेकिन क्योंकि उसमें ऐसी पार्टियां भी है, खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वहाँ हुकूमत में है सिंध के अंदर, उनके लिए हुकूमत छोड़ना कोई आसान बात नहीं है। और ज्यादातर मसला जो है वो इनकी इसी अदा का है कि एक तरफ ये चूंकि इनके लीडरों के केसेस चल रहे हैं और उन केसेस पे हुकूमत को नील डाउन करने के लिए, हुकूमत को दबाने के लिए। ठीक है, चले आप ये कह रहे हैं कि ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसा कोई आईनी या कानूनी बहरान पैदा हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका आरिफ चौधरी साहब। फैसल साहब, होगा क्या अभी हुकूमत खौफजदा हो या कोई खतरा है? अगर ये इस्तीफे आ भी जाते हैं तो क्या वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत खतरे में पड़ सकती है, या फिर इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कोई खतरा नहीं, इस्तीफे आते रहें जाते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके ख्याल में? देखिए, हुकूमत, सिटिंग हुकूमत को क्या ख़तरात हो सकते हैं और इन इस्तीफ़ों की और इन जलसों की पूरी कैंपेन से क्या ख़तरा इस हुकूमत को है? ख़तरा सिर्फ उस वक्त होता मेरी नज़र में, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, कि अगर मिलिट्री और सिविल रिलेशनशिप के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता। यहाँ पर हम देख रहे हैं इमरान खान साहब की मिलिट्री रिलेशनशिप सिविल गवर्नमेंट और उसकी बहुत स्ट्रांग है, रेगुलर बेसिस के ऊपर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और हम बहुत सारी चीज़ें ग्राउंड पर भी इस तरह की देख रहे हैं। अच्छा, ये जो अपोजिशन का इत्तेहाद है इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें अनोखी नज़र आ रही हैं और ये इस्तीफे नज़र आ रहे हैं, तबरुक के तौर पर फिलहाल नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इनकी तादाद में इजाफा हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के और दीगर पार्टीज के कितने लोग इस्तीफे नहीं देंगे 31 तारीख तक। और ये जो रस्मन इस्तीफे दिए जा रहे हैं इसकी हकीकती जो वैल्यू होगी वो उस प्लेटफॉर्म तक कितनी पहुंच जाएगी। जो बुरहान है वो तो ये है कि अगर सब दे दें और इंतखाबात का मामला है, लेकिन अगर बहुत सारे लोग न दें तो क्या है? तो एक सूरत हाल ये। तीसरा और इंपॉर्टेंट मामला यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो को चेयरमैन हैं, पिछले दिनों उन्होंने बहुत जबरदस्त किस्म का टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की नवाज शरीफ साहब से और उन्हें दावत दी कि वो पाकिस्तान तशरीफ ले आए। अगर वो आ जाते हैं तो हमारी कामयाबी है, अगर नहीं आते तो हमारी नाकामी के जिम्मेदार आप होंगे। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है मियां साहब के आने ना, उन्होंने तबीयत के बारे में बातचीत नहीं की। उन्होंने कहा भाई आ जाएं, क्योंकि हम इतनी बड़ी कैंपेन चला रहे हैं, और उन्होंने अपने आप को एक कॉन्फ्लिक्ट वाली साइड पे लाके खड़ा कर लिया कि आप नहीं आ रहे, हमने इतनी मेहनत की, हम इस्तीफे भी दे रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी जो अपनी 12.5 साल से हुकूमत सिंध में चला रही है, वो मियां साहब के लिए कुर्बानी दे, मरियम साहिबा के लिए कुर्बानी दे, जो कुर्बानी दे पार्लियामेंट में, या और उनके खिलाफ इतने केसेस चल रहे हैं। अब आखिरी सा पॉइंट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नैब की 1226 रेफरेंसेस जो फ्रीज की हुई इनको चलाएं, 90 दिन के अंदर पूरे करें। ये रेफरेंसेस पीपल्स पार्टी ने नून पे और नून ने पीपल्स पार्टी पे दर्ज की हुई हैं। 30 अदालतें बनने जा रही हैं, 120 अदालतें सुप्रीम कोर्ट ने कहा बनाओ। तो सिनेरियो डिफरेंट है। अगर अपोजिशन सही तरह नहीं खेल पाई इस सिनेरियो को, इमरान साहब मुस्तहकम हो गए इस बहरान के बाद, तो फिर फेंटी बहुत लगनी है पीपल्स पार्टी को और नून को, और ऐसी फेंटी लगनी है जो शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी पॉलिटिकल सिस्टम में ना लगी हो। चलें, ये आपका पॉइंट और मौक़िफ़ है पॉइंट। लेकिन मुसर्रत साहब, आप ये 13 दिसंबर के जलसे की फिलहाल मैं बात कर लूँ, क्योंकि ज़ाहिर पंजाब में होना है, लाहौर में होना है। क्या जो पानी बढ़ने की इतलात थी, फिर रुकावटें नहीं परमिशन देंगे, कुर्सियाँ नहीं लगेंगी, साउंड सिस्टम नहीं लगेगा, क्या करेगी पंजाब हुकूमत? 13 को जलसा होने देगी या नहीं होने देगी? तो भैया, उसके अंदर हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह और ओपन है। उसको अंडरस्टैंड ऑपोजिशन जानबूझ के समझना नहीं चाह रही। देखिए, हम जो ये कहते हैं कि इजाज़त से मुराद है रिटर्न परमिशन इन शेप ऑफ NOC, वो हम क्यों नहीं दे सकते? वो जो इंसदादे कोविड ऑर्डिनेंस हमने पास किया हुआ, वो रास्ते में रुकावट है। फिर हम शादी हॉल क्यों बंद करते हैं? फिर हमने मशरूत बिजनेसेस क्यों खोले हुए हैं? फिर SOPs के ऊपर हम लोगों के
शॉप्स क्यों बंद करते हैं, हम लोगों के ऊपर FIR क्यों करते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक तो ये, इसलिए हमने ये जो डिसीजन करा है उसके पीछे जो हमारी स्ट्रेटेजी कह लो, प्लानिंग कह लो, वो ये है कि हम तसादुम नहीं करेंगे। अभी की आज की मैंने बल्कि टिकट्स भी भेजे थे आपके चैनल को भी, तमाम चैनल्स में ऑनर हुए कि मरियम एक डंडा बरदार फोर्स मौलाना के रास्ते पे चल के तैयार कर रही है कि डंडे बनाए, उनके ऊपर तारे लिपेटे और इस तरह से बेसिकली दे वांट तसादुम। और तसादुम से ये चाहते क्या है कि चांद फटे हुए सर, ब्लड, और खुदा ना खासा अगर कोई कैजुअलिटी हो जाएगी तो इनके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ताकि इनकी मुर्गा मूवमेंट को जान पड़े। और ये लाशें गिराना चाहती है इंतजामिया को और अपने वर्कर्स को लड़ा के। हमने ये डिसाइड किया है कि हम किसी किस्म का लाठीचार्ज, कोई इस तरह का एक्शन नहीं लेंगे, वर्कर्स को हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन जो फैसिलिटेटर है अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस हम उनके खिलाफ FIR करेंगे। यानी कि आप ये कह रही हैं ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन नून लीग ये चाहती है कि लाशें गिराई जाएं और उस पर सियासत होनी। सुमैया, हम कानून का इस्तेमाल करेंगे, उसका हमारे पास इस्तेहकाक है, हमारा कानून हमें इजाजत देता है, लेकिन हम इनके साथ, इनके वर्कर्स के साथ फिजिकल होने पे कोई ऐसा इरादा पंजाब हुकूमत नहीं रखती है। ब्रेक ले रही हूँ, वापस आती हूँ तो मजीद आगे बढ़ाएंगे। जरा खेलदार साहब से भी पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं और पीपल्स पार्टी का भी इस पर मौक़िफ़ लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले मुसर्रत चीमा साहिबा ये कह रही थी कि नून लीग चाहती है कि लाशें गिराई जाएं और लाशें गिरा के उस पर सियासत का प्लान है ये पूरा नून लीग का, और ये पंजाब हुकूमत या फिर हुकूमत की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। खेलदार साहब, ऐसा चाहते हैं आप लोग, तसादुम चाहते हैं? देखिए, पहले अगर आप मुझे इजाज़त दें सुमैया, मैं फैसल हमारे दोस्त हैं उनको थोड़ा जवाब दे दूं। ये जो उन्होंने आखिरी लफ्ज़ किया, कहा कि इनको बड़ी फैंटी लगेगी, फैसल भाई को मैं बता दूं कि जिस तरह इमरान खान ने जो उनकी नालायकी और इन पॉलिसियों ने इस मुल्क को जो नुकसान दिया है, जो GDP 5.8 था वो मुनफी हो गया, 55 वाली चीनी 100 हो गई और डॉलर 100 वाला 160 रुपये हो गया, आटा महंगा हो गया। ये जो फैंटी अवाम को उन्होंने लगाई है, अगर यही सब कुछ होता रहेगा इस मुल्क के साथ और इन नायलों से की तरफ से यही इस तरह फैंटी लगती रहेगी, तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया कि ये फैंटी इनको वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकाल के हम बन्नी गाला की तरफ भेज दें और यही फैंटी इनको लगनी है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अवाम ने कोई कसूर नहीं किया कि ये जो फैंटियाँ हैं जो भी लगा रहे, तो ये अब बर्दाश्त से बाहर है। तो यहाँ आके ऐसा कौन सा जादू कर देंगे कि फिर अवाम जो है उसके लिए दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी? नहीं, फैंटियां तो 10 साल में लगी ना। शहबाज शरीफ साहब ने 10 साल में 40,000 अरब रुपए की फैंटी लगाई है। मियाँ साहब ने जो करप्शन की है, वो केसेस, वो फैंटियां जो कौम को लगती रही हैं, जो कौम मकरूज होती रही है, उस फैंटी को क्या होगा? इमरान की फैंटियां अलग है, जो पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने करप्शन की फैंटियां लगाई है, वो कौम का पैसा वापस कब आएगा, वो पाकिस्तान कब आएंगे? सीधी सी बात है ना खेल साहब, इसमें कोई। फैसल भाई, किसी केस में अगर शहबाज शरीफ को तो 2 साल हो गए जेलों में रखा हुआ है, अगर किसी केस में 1 रुपए की भी करप्शन जो उसने मुल्क का मतलब नुकसान दिया हो साबित कर दें, तो मैं तो कहता हूं कि ये इस हुकूमत के पास सारे इख्तियार भी हैं, सारे इदारे अंडर में, ये सारे सियासी इल्ज़ामात हैं। बात ये कि देखो प्रैक्टिकली इस मुल्क, जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म से मुल्क कहाँ खड़ा था, आज कहाँ खड़ा हुआ है, बात ये देखनी है अवाम। और ये हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अवाम की ताकत से कर रहे हैं। हमने जो जलसे किए हैं, PDM ने पुरअमन जलसे किए हैं। समया, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ, हम ना पार्लियामेंट पे हमला करना जा रहे हैं, ना हम PTV पे हमला करना चाहते हैं। डंडा बरदार फोर्स क्या कर रही है लाहौर में? खेलदार साहब, देखिए, जो कारकुन झंडा उठाएगा उसके साथ झंडा होगा, वो झंडे में लगा होता है। ये झंडा ऐसे नहीं उठेगा, झंडे तो नहीं लगे उस झंडे में, झंडे तो नहीं लगे। तो झंडा उठाना हमारा जमहूरी हक है, आईनी हक है। ये झंडा नहीं लगा उस झंडे में, वो डंडा बिल्कुल खाली है। नहीं, डंडा देखें, अगरचे कहीं पे भी, जिस तरह इन्होंने कल DJ भट्ट को पकड़ा, मुझे बताएं क्या कसूर था? अगर कुर्सियों वालों को पकड़ रहे हैं तो क्या इमरान खान परमिशन नहीं दी है ना पंजाब हुकूमत ने? सर, कोरोना एक्ट के तहत परमिशन नहीं है जलसा करने की, कुर्सियां लगाने की। मैं बताऊं, ठीक है, परमिशन नहीं है। DJ भट्ट
वो जो इनका कल इनके साथ ये सेल्फियां खिंचवाता था और हाँ। उसको गले लगा के बैठा था, आज इनकी सतह इस सतह पे आ गए हैं कि डीजे भट्ट से ये घबरा गए। फिर भी डीजे भट्ट कह रहा है कि एलदाद साहब मैं टाइगर हूँ इमरान खान का। तो टाइगर के साथ जो इन्होंने किया है, तो मैं समझता हूँ ये अपने वफादार साथियों के साथ, या वो तो एक प्रोफेशनल आदमी है और हमने उसको एक हायर किया है जलसे के लिए, उसका कसूर क्या है? सही। तो बात ये है कि देखें, हुकूमत के इरादे आपके सामने, पानी छोड़ा गया ग्राउंड में, इन्होंने मुल्तान में जो कुछ किया, मुल्तान में इन्होंने साउथ पंजाब को सूबा तो नहीं दिया, जिस तरह इन्होंने कारकुनों को मारा, वहाँ के लोगों को मारा, जिस तरह तशद्दुद किया, जिस तरह गिरफ्तारियां की, मैं से तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और ये कहते हैं कि मैं जलसा करने नहीं दूंगा, और इनको FIR के थ्रू ये कहते हैं मारेंगे नहीं। मैं कहता हूं कि ये अवाम जाग चुकी है पाकिस्तान की, इनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की अवाम क्या चाहती है, तो ये इसी तरह इनका रवैया भी बदला है और ये हमें जलसा करने की तमाम रुकावटें। चलें, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम आपके साथ है और ये वक्त आप लोग बदलने जा रहे हैं। चले देखते हैं कि कितना वक्त बदलता है। जरा फैसल करीम कुंडी साहब से भी बात कर, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी आना बड़ा ज़रूरी है। फैसल साहब, असल सवाल जो बन रहा है वो आप लोगों के हवाले से ही बन रहा है, क्या पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत छोड़ देगी, सिंध असम्बली से इस्तीफे दे देगी, और यही सारी तवज्जो है PDM की भी? इस सवाल का जवाब आप लोग कब देंगे? जी कुंडी साहब। फैसल साहब, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। रिकनेक्ट करते हैं, फैसल करीम कुंडी साहब को रिकनेक्ट करते हैं ताकि उनका मौक़िफ़ आए। फैसल साहब, जब तक आप छोटा सा मौक़िफ़ ज़रा मुझे ये दीजिए कि अब ये जो आवाम की ताकत है, ये आवाम की ताकत का सर चश्मा होगा कि हुकूमत तब्दील हो जाएगी, या फिर लग रहा है आपको कुछ कर पाएंगे? देखिए, तुरुप का पत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है और वो है सिंध गवर्नमेंट वो छोड़ दें। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई संजीदा है और मियाँ साहब के साथ है और मौलाना फजलुर रहमान साहब के पीछे खड़ी है और सच्चाई के साथ खड़ी है, क्या नहीं खड़ी? मैं तो अमली तौर पे कह रहा हूं, अगर पीपल्स पार्टी सिंध से रिजाइन कर देती है, हुकूमत छोड़ देती है, तो बहरान वाकई जाहिर है फिर बनेगा कोई सिनेरियो। कुंडी साहब, आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सवाल मेरा जो था वो यही था कि कब आप लोग इस्तीफे देंगे, ये सवाल बहुत बड़ा है, उसके बाद ही कोई सिनेरियो क्रिएट होगा। देखें, PDM की लीडरशिप ने यह फैसला किया था कि अब 31 दिसंबर तक तमाम पार्लियामेंटेरियन जो है अपने इस्तीफे अपने पार्टी लीडरशिप के पास जमा करा। सही। वहाँ पर अपने चेयरमैन बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे CC की मीटिंग कॉल करेगी और CC की मीटिंग इसकी जो है वो तौसीक करेगी। अब इंशाल्लाह लाहौर की मीटिंग जलसे के बाद पीपल्स पार्टी के CC का इजलास होगा, वो इसकी तौसीक करेगी। अच्छा। और उसके बाद जो है इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा तो पीपल्स पार्टी इससे पीछे नहीं हटेगी। जो लोग समझते हैं कि पीपल्स पार्टी शायद इस्तीफे न दे, फांसी के फंदे कबूल किए हों, जहाँ पे उनकी लीडरशिप में जो है वो शहीद हुई हो, कोड़े खाए हों, जेल काटी हों, तो ऐसे सिंध हुकूमत हम 10 कुर्बान कर सकते हैं। अच्छा। तो इस पर इंशाल्लाह आप टेंशन न लें। नहीं, मुझे तो खैर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। शायद PDM को टेंशन हो सकती है। जो ले नहीं, जिसको भी है, मैं आपका नहीं मतलब है कि आपके तवज्जो से जो भी टेंशन लेना चाहते टेंशन न ले। हम वो लोग नहीं है कि जब इस्तीफे देंगे तो फिर हम वापस उसके इस्तीफों को वापस लेकर और आंखें नीचे। आप कह रहे हैं CCA में जरूर जल्दी ही फैसला हो जाएगा और आप लोग अपनी कमेटी में बैठ के फैसला कर लेंगे और दे देंगे इस्तीफे, इसमें कोई रुकावट नहीं होगी, यही कहना चाह रहे हैं आप कुंडी साहब? हमारी सेंट्रल रिव्यू कमेटी, हर फैसला हमारा सेंट्रल रिव्यू कमेटी उसकी तौसीक करता है। सेंट्रल रिव्यू कमेटी की मीटिंग होगी लाहौर के जलसे के बाद और इंशाल्लाह CC की मीटिंग के बाद पीपल्स पार्टी ये फैसला कर लेगी। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, खेलदार साहब, फैसल अजीज खान साहब, तमाम बहुत शुक्रिया। और जाहिर है अब ये कुछ दिनों की ही बात है, 31 तो अब बहुत ही करीब है और 2 रोज़ बाद अगर ये फैसला हो जाता है और ऐलान कर दिया जाता है तो फिर देख लेते हैं कि वाकई मुल्क में कोई ऐसी बहरानी कैफियत पैदा होती है और हुकूमत की मुश्किल खड़ी होती है नहीं। लेकिन अब ज़रा इस सेगमेंट में बात करूँगी कि नाज़रीन, दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे कश्मीरी बहन भाई जो कि कई सालों से जुल्म सितम सह रहे हैं, बिला वजह की एक जुल्म उन पर ढाया जा रहा है। 80 लाख शहरी हैं जिनकी ख़तरे में हैं ज़िंदगियाँ, और जो भारत है वहाँ पर तो खुद अक़लियतें महफूज नहीं हैं, वहाँ पर तो अपने लोग उनके महफूज नहीं हैं। इसलिए बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ है भारत के हवाले से। अगर हम बात करें जो कश्मीर में जुल्म सितम हो रहा है वो अलग है,
जो भारत में खुद अक़लियतों के साथ जुल्म सितम हो रहा है वो अलहदा है। LOC खिलाफ वर्जी करके LOC में बाज बसने वाली शहरी आबादी को जिस तरह भारत निशाना बना रहा है, ये सारे जुल्म सितम, ये सारी दहशतगर्दी जो पूरी दुनिया में भारत कर रहा है बेनकाब हो चुकी है। क्या कहेंगे आप इस पर? भारत का क्या मुस्तकबिल है? ये एक नहायत अफसोसनाक बात है कि एक तो आज इंसानी हकूक़ का आलम दिन है और फिर जो इंसानी हकूक़ की ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस हैं, उनको आज का दिन मनाते हुए कम से कम एक रिन्यूड प्लेज करना चाहिए कि जी आइंदा हम इंश्योर करेंगे किसी भी कॉन्टिनेंट में, किसी मुल्क में इंसानी हकूक़ की पामाली ना हो। वो बात भी नहीं। और जिस तरीके से इंडिया, पहले उन्होंने कश्मीर को देखें, आज तकरीबन 1.25 साल से ऊपर हो गया है और उन्होंने वहाँ पर जो इंसानी हकूक़ की पामाली की है, जो जुल्म बर्बरियत की है, कोई लिहाज उनको नहीं। और फिर दुनिया की तंजीमें कहती नहीं लेकिन कोई अमल नहीं करवा सके। उसके बाद आप इंडिया में देखें, CAA ले आए, NRC ले आए, उसके बाद माइनॉरिटी के जुल्म बर्बरियत होता है वो हमें सबको मालूम हो रहा है क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद डेली रॉयट्स में 53 मुसलमानों को मार दिया। और अब आप देखें कि साथ ही जो ये पंजाब में सिखों के साथ किसानों का साल हो रहा है वो आपके सामने है। मैं हैरान हूँ कि दुनिया के इतने बड़े बड़े ये ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन जो हैं, ममालिक हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्यों खामोश है? क्या सिर्फ तजारती इंटरेस्ट हैं, दुनिया के पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं? इंसान के कोई हकूक़ नहीं है कि कम से कम आप जुल्म बर्बरियत पैलेस्टाइन में इंसानी हकूक़ की तंजीमें किस मुँह से बात करती हैं और किस मुँह से ये इंसानी हकूक़ का दिन मनाती हैं हारिस साहब? यही मुझे हैरानी है कि आज का दिन, क्या अगर आप पीछे देखते हैं कि आपने क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं, तो क्या ये जेनोसाइड हो रहा है जिस तरीके से पैलेस्टाइन का हो रहा है, फिर उसके बाद कभी यमन में कर रहे हैं, कभी किसी मुल्क में कर रहे हैं, जहाँ जाते हैं में हो रहा है। तो ये सोचने की बात है, लम्हा फिक्री है और ये सबको आज के दिन सोचना चाहिए। मुझे यकीन है कि आज के जगह सेमिनार हो रहे हैं और डिस्कशन हो रही हैं, तो वहाँ लोग जो एक बहुत ही पढ़े लिखे और एक सिविलाइज कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो क्या वहाँ पर ऐसे जुल्म होने चाहिए? ये सोचने की बात है। आज का दिन ये बहुत बड़ा आई ओपनर है तमाम मुल्कों के लिए। सही। तो बड़े मुल्क जो इन्फ्लुएंस करते हैं यूनाइटेड नेशंस को, कि क्या जो 1945 में यूनाइटेड नेशन को बनाया गया था, क्या उसके मकसद थे, क्या वो और वो किस पर काम कर रही है अब तक, और ये इंसानी हुकूक का दिन मनाने का मकसद क्या है? जब पूरी दुनिया में इंसानों पर जुल्म सितम हो रहा है तो कौन इस पर आवाज़ उठाएगा? पॉइंट टेकन। ऐसा ब्रेक में ले रही हूँ, वापस आऊँगा, इस पर ही बात करेंगे कि पाकिस्तान मुखालिफ जो प्रोपेगेंडा है भारत का, वो भी बेनकाब हुआ है। एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसपे रॉ की फंडिंग थी, उसको बेनकाब किया गया, उस पर भी हम इस ब्रेक के बाद बात करेंगे। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से लेके झूठी खबरें फैलाने तक जो भारत का एक मकरू चेहरा है और जो भारत का प्रोपेगेंडा है नाज़रीन, वो बेनकाब हुआ और दुनिया भर में झूठी खबरें फैलाना और पाकिस्तान को बदनाम करने का एक भारतीय नेटवर्क पकड़ा गया है। हारिस साहब, ये एक बड़ा साजिशी चेहरा है। मैं तो कहूँगी कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ये बेनकाब हुआ है और ये पता चला है कि ये श्रीवास्तव ग्रुप था जो 15 साल से दुनिया के 116 ममालिक में सरगर्म था। झूठी खबरें फैलाना हो, पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ बिल्डअप करना हो, ये तमाम काम ये नेटवर्क किया करता था। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो सामने आई है पूरी दुनिया के। देखें सुमैया, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में फैलाया हुआ है और झूठी खबरें, झूठा प्रोपेगेंडा, हर किस्म की जो झूठी बातें करना, इस्लाम के बारे में बात करना, दहशतगर्दी के बारे में बात करना, पाकिस्तान के बारे में बात करना, मुसलमानों के मुतालिक बात करना, सब इनका काम था। आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमें पता भी चल गया और अब इसको जाहिर है कि हमारी इंटेलिजेंसी इसको काउंटर भी कर रही हैं और अब सब दुनिया को पता भी चल गया, बता भी दिया है। लेकिन बात यह है कि इंडिया का ये मकरूज चेहरा दुनिया को नजर आ गया है। दुनिया को पता है कि इंडिया किस तरीके से पाकिस्तान में और ग्लोबल टेररिज्म कर रहे हैं। ग्लोबल टेररिज्म नेटवर्क इवन अमेरिकन जरीदों ने भी पब्लिश किया है। फिर 144 बैंक जिनके 1.53 बिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। ज़्यादा वो पैसा जो सारे के सारा वो मनी लॉन्ड्रिंग में के जो निकल रहा है वो जा रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ। $500 मिलियन आपके सामने
वो फॉरेन मिनिस्टर ने बताया, DGISP ने बताया कि इंडिया में फोर्स बना रहे हैं, तंजीम बना रहे हैं जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करेगी, बलूचिस्तान की सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करेगी। खुल्लम खुल्ला वो दुनिया में टेररिज्म कर रहा है, खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान में वो को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, बलूचिस्तान में अनरेस्ट पैदा करना चाहता है। मकसद क्या है कि पाकिस्तान को CPEC ना बनाने दें, चाइना और पाकिस्तान मुझे एक बहुत बड़े इकनॉमिक मनसूबा वो ना बनने दें, ग्वादर पोर्ट बनने दें, पाकिस्तान को इकनॉमिक तरक्की ना करने दें, पाकिस्तान हमेशा IMF वर्ल्ड बैंक के चुंगल में फंसा रहे। ये सारे डिज़ाइन और उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट एक और जो पाकिस्तान में हाइब्रिड वॉर पाकिस्तान में डाली हुई है, सामने नेट पकड़े गए हैं, चाहे वो सऊदी यहाँ पर चाइनीज एम्बेसी है, स्टॉक एक्सचेंज में बात कर लें, हर जगह पाकिस्तान ने अब इतना बड़ा डोजियर बना के दिया है। अब देखना ये है कि दुनिया के इम्तहान है कि वो इस पर क्या अमल करते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत कितना डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लेके इस डोजियर को एक्सप्लॉइट करती है। पर्सनली फॉरेन मिनिस्टर जाके दुनिया में P5 और यही सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी आरिफ साहब, जो फॉरेन मिनिस्टर का काम है जिस तरीके से बार बार जाके ममालिक को बताना, उनकी तवज्जो दिलाना, क्या हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री उस तरीके से काम कर रही है? आपके ख्याल में भी हालिया दिनों में काम किया गया? देखें, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अपना काम बहुत अच्छा किया, स्पीच भी की, यूएन सब है। फॉलोअप के लिए फॉरेन मिनिस्टर एंड फॉरेन ऑफिस दुनिया में इनके सब जगह पे एम्बेसी हैं। खाली ये जो डोजर देने से बात नहीं बनेगी। आपने 5 मुल्कों के एम्बेसीज को दे दिया, इट डजंट मैटर, ही हैज टू गो पर्सनली। ये एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि शाह महमूद कुरैशी साहब मुल्क से नहीं जाते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स यूनाइटेड नेशन के हैं, इनसे इनके पर्सनल विजिट करना चाहिए। वहाँ जाके उनके प्राइम मिनिस्टर्स को, उनके फॉरेन मिनिस्टर को जाके ये चीज़ें थमाएं और बताएं। इसी तरह नेशन में जाएं, वहाँ भी बताएं कि इंडिया किस तरीके से, किस आग से खेल रहा है। 2 न्यूक्लियर मुल्क आमने सामने बैठे हुए हैं। अगर जिस तरह इंडिया कभी फ्लैग ऑपरेशन की बात करता है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक की बात करता है, अगर इस तरह की हरकत करता है, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है और ये एस्केलेट कर जाता है, फिर लड़ाई के डायनामिक्स किसी को नहीं पता होते, कहाँ एंड होगी, कितने रीजन में। ये तो जाहिर है दुनिया को समझने की ज़रूरत है, खासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका नवाज साहब, आपके वक्त का। यही वो चीज़ है जिस पर बार बार कहा जा रहा है, और अगर पाकिस्तान अमन की बात करता है तो उसका मतलब कुछ और निकाला जाता है। हालांकि बात अमन की सिर्फ इसलिए की जाती है कि दुनिया में अमन चाहता है पाकिस्तान, लेकिन भारत जो साजिशें कर रहा है, जिस तरह का प्रोपेगेंडा इस्तेमाल कर रहा है, पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। इसी पॉइंट के साथ इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।